जब नीति और परी मिले थे तो दोनों की जिंदगी में क्या हुआ था ये तो आपने देखा। फिलहाल सीरियल परी नीति में नीति की जिंदगी में फिर से क्या परी आ गई हैं? क्या एक बार फिर से इन दोनों का सामना होने वाला है? क्योंकि नीति तो इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पा रही, उनसे तो ये थॉट जो है वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि परी उनकी लाइफ में दोबारा आ सकती है। सामने आई परी तो देखिए कैसे नीति के चेहरे से खुशी गायब हो गई। जिस अवार्ड के लिए उसने जी जान लगा दिया था, जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, 20 साल से अपना नाम भी कमाया था, उसी अवार्ड को पल भर में परी ने छीन लिया और बेचारी नीति एक बार फिर कुछ नहीं कर पाई। 20 साल बाद क्यों दिखी है मुझे और वो मेरा अवार्ड छीन रही, मतलब वो फिर से आ गई है शायद। तो एक नीति के मन में डर बैठाने के लिए, क्योंकि नीति को अवार्ड फंक्शन में भी उसका एक झलक दिखती है, तो वही उसके दिमाग में बैठ गया है कि वो वापस आ गई है, वो ज़िंदा है, वो मरी नहीं है, मेरा अवार्ड भी छीन लिया उसने। तो नीति बहुत डर जाती है थोड़ा सा और कहती है कि नहीं नहीं ये सपना है और कुछ नहीं हो सकता। बट शी इज़ वेरी क्यूरियस कि 20 साल बाद आपको क्यों दिख रही है उसको, क्या हो गया ये। अब फिलहाल के लिए तो नीति को ये सिर्फ और सिर्फ वहम लग रहा है, मगर उसे ये नहीं पता है कि परी की बेटी यानी कि प्रीत वाकई में उसकी जिंदगी में वापस आने वाली है। और इसी के साथ साथ कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आएगा। तो बस अब जैसे परी के पीछे पड़ी थी, अब प्रीत के पीछे पड़ जाएगी उसे मारने के लिए। या फिर जो मेरी बेटी है मैं उसको इस बार आगे करूँगी, वो लड़ेगी अब प्रीत से। नीति थक गई है लड़ के, अब उसका बेटी जो है उसकी लेगेसी आगे बढ़ाएगी, निशा, जो कि आ गई है। और जो नीति की परछाई है, तो नीति जैसी थी उससे भी 2.0 है निशा। सो इट विल बी फन टू वॉच कि वो क्या करेगी प्रीत के साथ। वैसे एक तरफ नीति परी के सपने से डरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए प्रीत को वाकई में मदद की जरूरत है, क्योंकि जिस दवाई के लिए वो शहर आई थी उसी दवाई के चक्कर में उसे इतने पापड़ बेलने पड़े कि वो पहुंच गई है जेल अपनी बहनों के साथ। अब यहाँ हरजोत और गुरलीन को पहले पुलिस ने पकड़ा था, मगर जब दवाई देने के बाद प्रीत अपने परिवार वालों को ये खबर देती है कि उसकी दोनों बहनें पुलिस स्टेशन में बंद हैं, तो पूरा परिवार उन्हें बचाने के लिए जेल पहुंच जाता है। मगर यहाँ पर प्रीत खुद भी फंस गई है, क्योंकि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है कि जो परजाई जी है उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनकी तबीयत बचाने के लिए डॉक्टर ने कहा था एक ही उपाय है, एक इंजेक्शन लेकर आना है, वो शहर जाकर लेकर आना है। तो मैंने अपने पतिदेव को मना कर दिया कि आप नहीं जाएंगे शहर, और तो फिर ये बच्ची निकल जाती है और इसके साथ बाकी 2 बच्चियाँ भी निकल जाती हैं इंजेक्शन लाने के लिए। उसके बाद कुछ गड़बड़ होती है और बच्चियों पे कुछ हो रहा होता है, तो वो जाके होटल में छुपती हैं एंड वहाँ का पूरा तामझाम होता है। उस चक्कर में थोड़ी तोड़फोड़ हो जाती है और उनको अंदर जेल में बंद कर दिया जाता है। अब फिलहाल जैसे तैसे प्रीत अपनी बहनों के साथ जेल से बाहर तो आ जाएगी, मगर देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि परी की बेटी प्रीत और नीति का आमना सामना किस तरह से होता है, क्योंकि ऐसे ही तो कहानी में एक नया मोड़ आएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब जब भाई आपका खुद का भाई ही आपकी बात ना माने, तब तो मतलब आप समझ लीजिए फिर आप क्या ही कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में रीत फंस गई है। सीरियल जाने अनजाने में रीत जो है वो अपने भाई को समझाना चाहती है कि देखो उन्नति जो है वो सच नहीं बोल रही है, ये सारा ड्रामा है। इनफैक्ट इतने लंबे समय से वो प्रेगनेंसी का सिर्फ ड्रामा ही कर रही है। बट उनके भाई की आंखों के आगे तो भैया पत्नी प्रेम की पट्टी पड़ी हुई है। तुझे बहुत शौक है ना सच्ची मॉडल बनने का। ये सोनोग्राफी, ये ब्लड रिपोर्ट्स और ये मेडिकेशन, ये कागज चीख के कह रही है कि उन्नति प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में मेरा बच्चा। तूने अपनी लापरवाही से अब पता नहीं बदले क्या मैं मां इसे कहीं यहाँ से चली जाए।
झूठ बोलने से ज्यादा सच बोलने की सजा भुगतनी पड़ती है। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि रीत चाहे जितना भी सच बोल ले, उसका भाई उस पर अब विश्वास नहीं करने वाला है, क्योंकि उन्नति ने उसके आंखों में ऐसी पट्टी बांधी है कि ध्रुव को उन्नति के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा और उसे लग रहा है जो उन्नति बोल रही है वही सच है। अब अंत में हुआ ये कि ध्रुव को अपनी बहन को घर से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और अब मुझे उस इंसान को सामने ला जो तुम्हारे इस बेटी का, क्योंकि मैं जानती इसके पेट में बच्चा नहीं है। बस कीजिए ऐसा। ये जो आगे जी ना ये तमाशा मिला हुआ नकली पेट लेके ये मेरी आंखों ने देखा है। मुझे अपनी वाइफ की और इंसल्ट करने का कोई शौक नहीं। अभी तो यही कोशिश है कि उन्नति को कन्फ्रंट करूँ और उससे बोलूँ कि खुद ही अपना सच बता दे, खुद ही गलती मान ले, और अगर मान लेगी तो शायद तेरी नादानी समझ के माफ़ भी कर दे। लेकिन वो और ज़्यादा मेरे पे ही चढ़ जाती है, जमुना ताई पे चढ़ जाती है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं इतना बड़ा ड्रामा क्यों करूँगी, आपने मुझे झूठा बना दिया है, और बहुत कुछ उसने बोल दिया। तो अभी रीत भी अपसेट हो गई और वो यही चाहती है कि उन्नति को उसकी गलती का एहसास हो। और डेफिनेटली उसने जो किया इसलिए किया था क्योंकि उसकी शादी ना टूटे, बट ये बहुत ही गलत स्टेप था जो उसने लिया और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा। तो अभी तो यही मतलब कन्फ्रंट कर रही है वो उन्नति से। अब बात दरअसल ऐसी है कि रीत जान चुकी है कि उन्नति प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी। उसे ये बात सच जमुना ताई ने बता दी और इस सच को जानने के बाद रीत को जोरदार झटका लगा है। अब रीत नहीं चाहती है कि उसका परिवार इस सच से अनजान रहे, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपने घर पर जाकर उन्नति का ये पर्दाफाश कर दे और ताई के साथ मिलकर उन्नति का सच सभी के सामने ले आए कि उन्नति ने प्रेगनेंसी का ड्रामा किया था ताकि ध्रुव उसे छोड़ ना दे। अब जैसे ही उन्नति ने ध्रुव को देखा, उसने अपना नाटक शुरू कर दिया और फिर उसने लगाए इल्जाम रीत पर। अब मुझे नीचे गिराने की आपको कितना नीचे गिर रही है मुझे बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपकी तरह अपने पति का हाथ भी छोड़ा मुश्किलों में। मैंने अपने ध्रुव का तब साथ दिया तो जब आप सब लोग उसे जेल भेजना चाह रहे थे, और अब किसी बात वाले से किसी नौकर से आप कह रही हैं कि मुझ पे झूठा इल्जाम है कि मैं धोखेबाज और झूठी हूँ। ऑब्वियसली मतलब कोई भी इतनी बड़ी बात थी वो कि वो प्रेगनेंसी का उसने इतना बड़ा नाटक किया इतने महीनों तक, और मैं अगर बोलूँगी कि वो कभी प्रेग्नेंट थी नहीं तो कोई भी इतनी इजीली विश्वास नहीं करेगा मेरी बात पे। और मेरे पास अभी मेजर सबूत भी नहीं है, सिर्फ एक जमुना ताई है जो बोल रही है, और उनकी भी बातों पे कोई क्यों विश्वास करेगा, वो कोई उनको जानता भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कि शायद कोई मेरी बात पे ना विश्वास करे, बट हो सकता है कि मैं प्रूफ कर सकूँ कि उन्नति सच में झूठ बोल रही थी। अब घर वालों ने उन्नति को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्नति अपना खेल खेल चुकी है और अब उसका पति सिर्फ और सिर्फ उसकी ही बात सुन रहा है। फिलहाल रीत के पास घर से बाहर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके पास जमुना ताई के अलावा कोई और प्रूफ नहीं है। इस घर में आपकी ना इज्जत होनी चाहिए और आपको जगह मिलनी चाहिए। आप निकलिए यहाँ से। ये क्या तरीका है पड़ोस बात, और तुझे भी पूरी बात नहीं पता है। मुझे पूरी बात जाननी भी नहीं है। मुझे अपनी वाइफ की और इंसल्ट करने का कोई शौक नहीं। इसे कहिए यहाँ से चली जाए। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। ऑब्वियसली ध्रुव तो वैसे ही मुझसे अपसेट है, नाराज़ है, और कोशिश करता है कि वो अवॉइड करे मुझे। तो अभी और एक और बार घर से निकाल देगा तो बहुत बुरा लगेगा, पर रीत हार नहीं मानेगी। हमारी फैमिली का और ध्रुव का हक है ये जानने का कि जो भी उन्नति ने किया ये सब ड्रामा था और वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, और इतना बड़ा झूठ बोल के तो वो पूरी ज़िंदगी यहाँ नहीं रह सकती ना। तो बस रीत यही चाहती है, तो वो कोशिश तो कर रही है। वेल उन्नति, ये आपकी एक छोटी सी जीत है, मगर आप तो जानती ही हैं कि रीत कितनी चालाक है। वो कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेगी और जब उसके पास सबूत आ जाएगा तो वो आपको सबक जरूर सिखाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जिसने भी कहा है सही कहा है कि मौसम का मूड पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि हम ही नहीं हैं अकेले जो इस बारिश का मज़ा ले रहे हैं, इस प्यारे से मौसम का मज़ा ले रहे हैं। सचिन और साइली भी कम नहीं हैं, वो भी इस प्यारे से मौसम में एकदम रोमांटिक से हो गए हैं।
सचिन और साइली को यूं पहली बरसात में भीगते देख हम तो यही कहेंगे कि छत पर सोना तो एक बहाना है। दरअसल पहली बारिश में ये दोनों भीगना चाहते थे। अब पहली बारिश में भीगने का मजा ही कुछ और होता है। देखिए ना सचिन और साइली को किस कदर अपना ये पल वो इंजॉय कर रही हैं। छत पर केवल सचिन और साइली है और तीसरा कोई नहीं है। अब रात हो गई थी तो हर दिन की तरह साइली ने छत पर सोने की व्यवस्था की, लेकिन कुछ ही पल में आंधी तूफान आने लग गया और देखते ही देखते बरसात भी हो गई। दोनों को लगा कि बरसात तो अभी चली ही जाएगी, लेकिन बरसात नहीं गई और इस बरसात ने दोनों को करीब भी लाया। तीसरी बार भीग रहे हैं हम शो में ही। हाँ, पिछले हफ्ते तो भीगे थे, आप आए नहीं तो। महासंगम में एक बार भीगे, इसमें भीगे और कहते बेचारे तुम इंडोर रहते हो, बारिश में लो तुम खेल लो। तो आज एक सीन है और वो जो जब आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। बचपन से एक वो थॉट है दिमाग में कि यार पहली बारिश है, भीगते हैं। इस साल अनफॉर्चुनेटली जब पहली बारिश हुई हम शूट कर रहे थे और मैं भीग नहीं पाया, पर हर साल एक रिचुअल होता है बारिश में फ़ोन वोन जो है प्लास्टिक पाउच में डाल के बाइक राइड पे निकलो। तो ये साल मैं वो कर नहीं पाया और इतनी बारिश तो अभी फुल फ्लैज शुरू भी नहीं हुई है। एक बार वो शुरू होगी तो मैं वो करूँगा। समोसा, वड़ा पाव, भजिया पाव। नहीं, मेरा भी एक रिचुअल है कि ऐसे मैं मेरे छोटे भाई बहनों के साथ पहली बारिश में भीगने नीचे उतरती हूँ। वो हो नहीं पाया, बट हाँ मैंने अगले दिन जब भी नेक्स्ट बारिश हुई थी मैं गई थी। एंड हाँ, चाय का बहुत मन करता है, चाय कॉफ़ी बहुत पसंद है, भजिया। So yes, I do like. चुम्मा है चुम्मा। अरे चुम्मा है चुम्मा, तू क्या जाने। चाय और भजिया इज अ गुड कॉम्बो। गई हूँ मैं। वो डिपेंड करता है तू किसके साथ गई है। दोस्तों के साथ अगर गई होगी तो पकोड़े और वो चाय की तो सुबह सुबह मैगी का मजा आता है। फैंस तो ऐसे ही सीन के इंतजार में रहते हैं और जब पलक झपकते ही ऐसे सीन सामने आ जाते हैं फिर तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अब छत पे से सचिन और साइली जब नीचे आए तब रेणुका ना भड़क रही थी रोशनी पर। अब रोशनी अपने पति तेजस पर शक कर रही है। उसे लग रहा है कि ईशा और तेजस के बीच कुछ तो चल रहा है। ये बात रेणुका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। माना कि रेणुका रोशनी का साथ देती है, लेकिन उसके लिए अपने बेटे पहले हैं, बाद में बहू। वहीं सचिन और साइली को देखकर रेणुका चौंक भी गई कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। हम तो बेचारे गरीब मजदूर लोग कहाँ छत पे भीग सकते हैं। सोने गए होते हैं और बारिश हो जाती है, जैसे जैसे थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं फिर कुछ ज़्यादा ही बारिश बढ़ जाती है तो हम नीचे आते हैं और हमारी महान जो बाबा की वाइको हैं वो कुछ ज्ञान दे रही होती हैं खजूर और खजूरी को, तो हम खड़े हो जाते हैं। साइली को गिल्ट होता है कि उसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो माफ़ी मांगती है। यही सीन है। खैर अब इनके घर की कहानी भी वही है जो हर घर की कहानी है। छोटी बात का भी बड़ा बतंगड़ बन जाता है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है रेणुका। क्यों रेणुका, सही है ना ये बात? क्या कोई सर्कस चल रहा है क्या? हा? जब भी देखो बोरिया बिस्तर उठा के लेके आ गए। हाँ, क्या फिर से कमरे की होड़ मचानी है? एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये दुनिया बदल सकती है, सूरज बदल सकता है, चांद बदल सकता है, लेकिन बुआ जी की हरकतें नहीं बदल सकती। दिलवाली दूल्हा ले जाएगी में देखिए बुआ जी का ड्रामा शुरू हो गया है। खुद पर उन्होंने ढेर सारा केरोसिन छिड़क लिया है और सुकून की जिंदगी से सुकून निकालने की कोशिश में तो वो लगी ही रहती हैं। अभी देखिए कार्तिक को लेकर लड़ रही हैं कि शैलवी को कार्तिक सौंप दो। अरे ऐसे कैसे सौंप दे? कोई चीज है क्या कार्तिक की ऐसे ही सुकून उठे और अपना पति किसी और को सौंप दे? ये कोई बात हुई? बुआ जी ने तो सुकून की खुशियों पर पानी नहीं, सीधा केरोसिन ऑयल ही छिड़क दिया है। और तो और इस ड्रामे के साथ हमें सुकून की जिंदगी से सुकून जाता नजर आ रहा है। सीरियल दिलवाली दूल्हा ले जाएगी में चल रहा है बुआ जी का हाई वोल्टेज ड्रामा। वो सिर्फ सुकून को ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी हैं। अगर तुमने बिटिया ने हमने बिटिया को कार्तिक बाबू नहीं सौंपा ना तो हम खुद को खत्म कर लेंगे। बुआ जी ने सुकून के सामने एक शर्त रख दी है कि सुकून को अपना सुहाग यानी कार्तिक को बुआ जी को सौंपना होगा। शैलवी यानी कि बुआ जी की बेटी के लिए ही वो इतना ड्रामा कर रही हैं। वैसे भी हर परिवार में एक ऐसी बुआ, चाची या मामी होती हैं जो पूरे घर का सुकून छीन लेती हैं। बुआ जी ये हंगामा मचा रही है कि वो मेरे सुहाग को शैलवी के लिए लाइक अभी तो रिवील हो चुका है कि शैलवी बुआ की बेटी है तो अपने बेटी के लिए लड़ रही है। तो कह रही कि कार्तिक हमें सौंप दे, कार्तिक हमें सौंप दे। तो वही लड़ाई चल रही बुआ से। उसके लिए बुआ अलग अलग ड्रामे कर रही है, खुद पे केरोसिन डाल रही है। वो अपने आप को जला दूंगी। तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया बुआ ने, या तो तू शैलवी कार्तिक को दे दे शैलवी को, या तो मैं खुद को जला लूँगी। तो अब देखते सुकून क्या करती है। बुआ जी तो मानो बच्चे की तरह जिद पकड़कर बैठी हुई हैं। देखिए कैसे पूरे घर के सामने तमाशा कर रही हैं। खुद पर केरोसिन ऑयल डालकर आग लगाने की धमकी दे रही हैं। वैसे हम आपको बता दें कि आगे कहानी में सुकून को प्यार की परीक्षा भी देनी होगी। आपको अच्छे से जानती है ना, तुमने कितने साल इंतजार किया कार्तिक जी का। जिंदगी है वो हमारी, आप हमसे हमारी जान ले लीजिए, लेकिन जीते जी हमको किसी और के साथ नहीं दे सकते। दादी लास्ट में फैसला करती है। वो बोली वो कल पता चलेगा फैसला क्या होने वाला है कि कौन किस लाइक असली हकदार कौन है कार्तिक के लिए। उसके लिए हमें कोई परीक्षा देनी पड़ेगी, प्यार की परीक्षा। तो प्यार की परीक्षा होगी, वो हम लोग को जंगलों में कुछ जाना है, बहुत कुछ ये करना है। तो वो अलग सीक्वेंस होगा। कार्तिक के प्यार का असली हकदार कौन है ये जानने के लिए कहानी में प्यार की परीक्षा तो होगी ही, मगर बुआ जी सुकून की जिंदगी से सुकून छीनने का प्रयत्न भी करती रहेंगी। अब हम आपको बता दें कि टीवी सीरियल की बहुएं अपने सुहाग को पाने के लिए हर मुसीबत से लड़ जाती हैं और सुकून भी ऐसा ही करेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा कि ये शूटिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए चोट वोट लगनी है फिर भी अपना किरदार निभाना है।
क्या है कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिलहाल सभी को लग गई है चोट, छोटी सी ही चोट लगी है। क्या है कि सीन में उनको आम की पेटी का फट्टा उठाकर मारना था और ऐसा करते वक्त उनके हाथ में कील घुस गई और खून वून आ गया है, बट फिर भी उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी, पूरा सीन बाकायदा अच्छी तरीके से उन्होंने किया है। जरा देखिए। सुराग की कीमत आज नील और सभी को समझ आ रही है। अब देखिए ना, रिद्धि को ढूंढने के लिए सभी के हाथ एक सुराग लग गया है। उसे पता चल गया है कि किडनैपर नागराज आखिर कहां पर है, क्योंकि उसे अस्पताल में वो दिखाई दे गया था। बस फिर क्या, सभी निकल पड़ी है उसका पता लगाने के लिए और सभी के पीछे पीछे नील भी है। जैसे तैसे दोनों नागराज के घर के बाहर तो पहुंच गए, मगर लगता है कि उनकी ये जंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। हाँ, रेसिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में जो है नागराज दिख जाते हैं जो रिद्धि के किडनैपिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, और मुझे एकदम से स्ट्राइक होता है कि अरे ये भी तो वही है। तो मैं उनका पीछा करती हूँ, उनका आईडी ले लेती हूँ रिसेप्शन से और उनके घर तक पहुँचती हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, कैसे तैसे करके उनके घर के अंदर जाती हूँ। वहाँ पर लड़ाई होती है, मारा पीटी होती है, वो वहाँ से भागते हैं, मैं भी भागती हूँ, फिर दोनों भाग रहे हैं। सवी और नील के हाथ फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है और जो बात उन्हें पता भी चली वो उनके किसी काम की नहीं है। कौन है तुम लोग? किससे मिलने गए? नागराज। ये नागराज को घर तो नागराज का ही है, पर बहुत दिनों से वो इधर आया नहीं। एक मिनट, आपके पास उनका फ़ोन नंबर होगा, प्लीज़ दे दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। ओ मैडम, मेरे को भी ना उससे बहुत काम है, पर ना तो वो घर आता है और ना मेरे को कभी फ़ोन करता है। अब जाओ इधर से। अब देखिए, ये सभी है जो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए तो उसने अपना दिमाग लगाकर देखिए कौन सी नई तरकीब निकाली है। अब सभी तो खिड़की के अंदर चली गई जहां उसे नागराज दिखाई देगा, मगर देखिए नील का स्ट्रगल तो अलग ही है क्योंकि वो खिड़की के अंदर जा नहीं पा रही है। अब ऐसे में उन्होंने हमें एक एक्सक्यूज दिया है, एक्सक्यूज तो आपको भी सुनना चाहिए। शूट करते हुए चोट लग गई, कील घुस गया पीठ में, किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई किसी को कुछ लेना देना नहीं है मेरा, कोई बात नहीं, अकेला हूँ मैं, अकेला। नील को एक्चुअली ना मुझे बस थोड़ा सा धक्का मार के जाना था, और वो फ्लो में हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि सर जैसे एक्शन बोलते हैं अंदर से क्या आता है पता नहीं, कि मैं एकदम जोश में आती हूँ और मैंने इतने जोर से उनको धक्का मारा, उनको लग भी गई, पर ठीक है, स्ट्रॉन्ग है वो। थैंक यू। वहीं अगर कहानी की बात करें तो किडनैपर सभी को मिला तो, मगर वो भाग गया और फिलहाल इनकी जद्दोजहद चल रही है ताकि वो रिद्धि का पता लगा सके। अब सभी और नील मिल गए हैं तो दोनों किडनैपर को ढूंढ निकालेंगे और उम्मीद ये करते हैं कि रिद्धि का भी जल्द ही पता चल जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इतिहास गवाह है कि बुराई का अंत तो होता है और इंसान के पापों का घड़ा जब भर जाता है तो उसके कर्मों का फल तो उसे मिलता ही है। अब देखिए, कालीकांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जागृति का तो सपना ही रहा है कि कालीकांत की जो बुराइयां हैं उनका अंत आए, और आज देखिए वो वक्त आ गया है।
जिसका नाम ही जागृति हो, भला वो ही कोई गलत काम अपने रहते होने कैसे दे सकती है। कलिकांत के पापों का घड़ा भर चुका था और ये बात जागृति से बेहतर भला और कौन समझ सकता था। बचपन से ही जागृति ने कलिकांत के अत्याचारों को देखा है। पूरे गांव पर उसने कब्जा कर रखा था। गांव वालों को वो कीड़े मकोड़े समझता था। जिस दिन जागृति ने वर्दी पहनी थी पुलिस की, उसी दिन उसने कसम खाई थी कि वो कालीकांत को नहीं छोड़ेगी और आज देखिए उसका सपना पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि एज आर्य बब्बर मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि देखिए बहुत अच्छी चीज़ है जो इस शो को अलग खड़ा करती है, लोगों से कनेक्ट कराती है कि ये एक सर्टेन ऐसी सोशल कॉज के ऊपर बात करती है और कर रहा है ये शो, जो ज़रूरी है कि कुछ ऐसे लोग जो हमेशा नीची और लोअर क्लास के लोगों को दबाकर अपना पावर दिखाना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं और उनके ख़िलाफ़ हमेशा जो है जागृति नाम का कोई एक प्रोटैगनिस्ट ज़रूर आएगा जो नई सुबह लाएगा, जो हमारी जागृति हमारी प्रोटैगनिस्ट ला रही है कालीकांत ठाकुर। कालीकांत के हाथों में हथकड़ी लगी है और खुद अपने इलाके में कालीकांत आया है जहां पर लोग उसे घूर रहे हैं। जिन लोगों पर उसने जुल्म किया है, अगर उनका बस चले तो अभी के अभी कालीकांत को खत्म कर देंगे। दहाड़ने का हिम्मत किसी में नहीं है, हाँ आंखें जरूर दिखा रहे हैं और अच्छा है ये सब जो हुआ है उसके वजह से कालीकांत ठाकुर को सबका असलियत पता चला है। जागृति ने आज जो नेक काम किया है उसकी खुशी मनाई जा रही है। अब कालीकांत के लिए तो ये बहुत ही बुरी बात है। जागृति का साथ गांव वाले दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आप सबको कि विलन का खात्मा इतनी आसानी से हो जाएगा? अब जागृति आपने अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा काम बहुत समय तक टिक नहीं पाता है। अब कालीकांत को जितना सब जानते हैं वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, कोई न कोई तरकीब जरूर लगाएगा। इसीलिए आपसे हम कहेंगे कि आप ना 4 कदम आगे की सोचना। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, बस यही कहना चाहेंगे। कालीकांत ठाकुर कोई मूंगफली नहीं है जो तुम चबा के फेंक दो, साम्राज्य खत्म हुआ। अब कालीकांत ठाकुर मोक्सगढ़ का गढ़ है और गढ़ मोक्सगढ़ का कालीकांत ठाकुर है। ये साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। ये कालीकांत है, पीछे से भी वार करना जानता है और आपसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को एक महान योद्धा बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनके पिता यानी कि सोमेश्वर, राजा सोमेश्वर का ही था। और यहाँ पर रोनित रॉय की अगर हम बात करें, जो कि किरदार बखूबी निभा रहे हैं, उनका शो से अलविदा कहने का वक्त आ गया है। टू सून हम और देखना चाहते थे उन्हें इस शो में, बट फिलहाल उनके जाने का वक्त आ गया है। और जब हमने उनसे पूछा कि उनका अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ज़रा देखिए उनका क्या कहना था। जब जीवन में मार्गदर्शन देने वाले स्वयं राजा सोमेश्वर हों, तो पुत्र तो पृथ्वीराज चौहान जैसा महान ही होगा। एक निडर योद्धा और बुद्धिमान शासक बनने की तैयारी में जब सोमेश्वर यानी कि रोनित रॉय जैसे पिता साथ हो, तो भला तैयारी में क्या ही कमी होगी। सीरियल चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान में फिलहाल पृथ्वीराज की जिंदगी में एक नई चुनौती आ गई है। राजा सोमेश्वर और पृथ्वी दोनों ही एक दूसरे गांव पहुंच गए हैं।
सोमेश्वर अपने बेटे पृथ्वीराज चौहान को एक आम जिंदगी भी जीना सिखाना चाहते हैं, जिसके चलते वो एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां एक बाघ गांव के लोगों पर हमला कर रहा है। ये जानते ही पृथ्वीराज उस बाघ की खोज में लग जाते हैं। बाप अपने बेटे को सिखा रहा है कि एक आम जिंदगी, राजमहल के बाहर एक आम जिंदगी कैसे होती है। तो वो एक गांव में आते हैं जहां गांव पे संकट है कि एक बाघ अटैक कर रहा है उसको, और उस बाघ को कैसे पृथ्वीराज चौहान अपने कब्जे में कर लेता है, वो है ये सीक्वेंस। अब हम आपको बता दें कि सीरियल में रोनित रॉय यानी सोमेश्वर के किरदार का ट्रैक खत्म होने वाला है। ऐसे में जब हमने रोनित रॉय से उनके अनुभव के बारे में पूछा तो देखिए क्या जवाब मिला। बहुत अच्छी शूटिंग रही, इतना प्लेजेंट वेदर है और सेट्स इतने ग्रैंड हैं और सारे लोग इतने प्यारे प्यारे हैं, बहुत मिस करूँगा मैं। सुनने में आ रहा है कि क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी का नया सीजन आने वाला है और उसमें रोनित रॉय भी नजर आएंगे। पर्दे के पीछे बातचीत के दौरान जब हमने ये सवाल रोनित से पूछा तो देखिए उनका क्या जवाब आया। मैं तो नहीं हूँ उसमें, अमर कर रहा है मीर का रोल जी। वो जब अमर की डेथ हुई थी क्योंकि में, तो पब्लिक आउटरेज हो गया था, सब औरतें सड़क पे उतर आई थी डिमांडिंग फॉर हिज रिटर्न। शो की शूटिंग के दौरान पृथ्वीराज का किरदार निभा रहे उर्वा और रोनित के बीच भी एक प्यारा सा रिश्ता बन गया है। पर्दे के पीछे भी रोनित उर्वा को वैसे ही मार्गदर्शन देते हैं। जब हमने उर्वा से रोनित के जाने के बारे में पूछा तो देखिए उनका क्या कहना था। रोनित सर के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब सच्ची में एक फादर वाली फील आती है और जैसे वो मुझे ट्रीट करते हैं, मुझे सारी चीज़ें सिखाते हैं। जब भी वो मतलब सेट पे आते हैं तो मेरे अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है, तो वो पावर हाउस टाइप है, मतलब मेरी पावर है वो। पृथ्वीराज चौहान की प्रेरक कहानी जिसमें उनके पिता सोमेश्वर ने उन्हें साहस, न्याय और नेतृत्व कौशल सिखाया, अब उनका शो से जाने का वक्त आ गया है। उम्मीद करते हैं कि कहानी के अगले सीक्वेंस में भी दर्शक शो से इसी तरह बंधे रहेंगे। अब देखना तो ये है कि आगे चल के नए पृथ्वीराज चौहान के किरदार में कौन आने वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो हमें सही वक्त पर बताए दैट नाउ इज द टाइम टू मूव ऑन। ऐसा इंसान बहुत जरूरी है क्योंकि हम कभी कभी जिंदगी में वहीं फंसे रह जाते हैं। और वो इंसान फिलहाल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादी सा हैं अबीरा के लिए। अब अरमान और अबीरा दो अलग अलग रास्तों पर चल चुके हैं, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन अबीरा जो है उनको दादी सा कंटिन्यूसली बता रही हैं कि अब तुम भी अपने फ्यूचर का सोचो भाई, क्योंकि अरमान तो अपनी जिंदगी में फिलहाल वेल सेटल्ड लग रहे हैं एंड ही इज क्वाइट हैप्पी ऑल्सो। तो सीरियल में क्या चल रहा है जरा एक नजर डालिए। कभी न कभी किसी को इमोशनल होकर फैसला लेना ही पड़ता है। अब देखिए ना, एक तरफ अरमान है तो दूसरी तरफ अबीरा। एक तरफ मायरा कह रही है अरमान से कि वो गीतांजलि को माँ क्यों नहीं पुकार सकती है, तो वहीं दूसरी ओर दादी साथ चाहती हैं कि अबीरा अभी के अभी तलाक के कागजात पर साइन कर दे। है मायरा अपने पापा अरमान को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि मायरा को इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, अगर जल्द से जल्द इंजेक्शन नहीं लगाया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज कुछ कीजिए, इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है, आप समझ नहीं रहे, प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर अंकल इंजेक्शन लगा देंगे, है ना? बिल्कुल दर्द होगा ही नहीं आपको। अब जिद पकड़कर मायरा बैठ गई है कि गीतांजलि को वो माँ क्यों नहीं कह सकती है। गीतांजलि और मायरा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वहीं दूसरी ओर अबीरा को पता चल गया है कि अरमान इसी शहर में है और तो और वो मेले में भी आया था।
दादी सा ने कह दिया है अबीरा को कि अरमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। आपने उसे देखा है? दादी से बताइए ना वो कहाँ है। प्लीज 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 मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज मुझे बताइए ना, मैं उसे मिस करके 7 सालों से पागल हो गई हूँ। प्लीज मुझे बताइए क्या आप उसे मिली है, हाँ या ना? हाँ। आज अगर हम उसे ये डाइवोर्स पेपर दस्तखत करने देते, वो एक पल नहीं लगाएगा सही। अरमान तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका है लड़की, और अब वक्त आ गया है कि तुम भी उसे अपनी जिंदगी से निकालो। दिस इज़ जस्ट हर्ट, ये पेन है हम सब के लिए। और वो पेन है दादी साका की मासा इज़ लाइक, एंड वो उन्हें उसे वहाँ देखती है गीतांजलि और मायरा के साथ। उन्हें तब पता चलता है कि जो मायरा जो हमारे साथ थी वो ही पूकी है, यू नो, वो ही पता चलता है। 2 into 2 करके जब 4 बनता है तो तब उनको पता चलता है कि भाई ये तो लड़का आगे बढ़ गया है। ये जब आगे बढ़ गया तो बेचारी अबीरा क्यों सफ़र करे, एंड दैट्स द रीज़न वाई शी टेक्स दिस डिसीजन। और डेफिनेटली मैंने भी उसे देखा था, हिट एंड मिस हमारा भी हुआ था, और मुझे भी उसकी आवाज़ आई थी। मुझे भी लगा था मैंने अरमान को देखा है, लेकिन क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर है और चश्मा नहीं लगाती मैं, तो मुझे लगा शायद मेरे को ऐसे भ्रम हुआ है कि मैंने देखा है। तो क्योंकि दादी सा ने अरमान को पूकी और गीतांजलि के साथ जो देखा है, अब अबीरा तलाक के कागजात पर साइन करने ही वाली थी कि देखिए विद्या ने कैसे अबीरा को रोक दिया। बिल्कुल भी सही नहीं लिया है, बिकॉज जब ये डिसीजन तो दूर की बात है, ये तो अभी आया है। इससे पहले जब उन्होंने अंशुमन और अबीरा का रिश्ता जोड़ने के बारे में जिक्र किया था मुझसे, तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि नहीं मासा, इस बारे में आप बात बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि मेरा अरमान अभी भी है, अबीरा का पति अरमान अभी भी है, तो आप प्लीज़ इस बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगी। लेकिन मासा बीइंग एज स्टबर्न एज शी इज़, वो बिकॉज ऑफकोर्स उनको भी है ये दुख ना कि चला गया अरमान, और 7 साल तक उसने पलट कर एक बार भी नहीं देखा, पूछा, जानने की कोशिश करी कि हम लोग कैसे हैं, अबीरा कैसी है। सो डेफिनेटली शी हैज़ दिस, उनका भी सही है मानना कि जो इंसान वापस आया ही नहीं है उसके लिए तुम अभी तक जी रही हो। अब अरमान अबीरा फिर दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में क्या फैसला लेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि राइटर इन दोनों को लेकर कोई भी ऐसा सीन नहीं लिखेंगे जिस सीन को देखने के बाद फैंस को पछतावा हो। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात राइटर ज़रूर सुनेंगे। मिलना बिछड़ना तो सीरियल की कहानी से ही जुड़ा होता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब समय रहते राइटर हीरो हीरोइन को मिलवा देते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कॉलेज लाइफ के बारे में बेस्ट चीज़ पता है क्या थी? जब हम उन कल्चरल फेस्ट्स या फिर एनुअल फंक्शन के रिहर्सल्स के बहाने घंटों क्लास बंक करके निकल जाते थे दोस्तों के साथ। वहाँ पर बैठ के गप होती थी, इतनी बातें होती थी, फ्यूचर प्लानिंग तक हो जाती थी। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ कॉलेज। और इनको देखकर ना मुझे मेरे कॉलेज लाइफ की याद तो आ ही गई है जुनून की कास्ट, जिनके साथ हमने की बहुत सारी मस्ती, गो कार्टिंग की, एंड यू नो क्रेजी एनर्जी। इनकी सीरीज बहुत जल्द आने वाली है जियो हॉटस्टार पर, विच लुक्स प्रॉमिसिंग। बट हमने इनके साथ कैसे टाइम बिताया जरा देखिए तो।
everyone. Hi. This is Sumit. This is me, Priyank. This is me, Kuwar. I'm Elisha. Hi, I'm Santana. और मुंबई में बहुत गर्मी है, तो हम हमारे गर्मी को शांत करने के लिए आज स्मैश आए हैं और हम जा रहे हैं अभी गो कार्ट करने के लिए और बहुत सारी मस्ती करने के लिए, ताकि हम लोग एंजॉय करें और हम अपना जुनून दिखाएं, बिकॉज हमारा है जुनून इज़ ऑलरेडी आउट एंड आई नो यू ऑल आर लविंग इट एंड यू वांट मोर एंड वी विल गिव यू मोर, बट अभी हम आपको हमारा खेल का जुनून दिखाएंगे. यस, लेट्स स्मैश द जुनून. बहुत टाइम हो चुका है गो कार्टिंग किए, आई थिंक 1-2 साल हो चुके हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं ग्राउंड में तो चाहे 1 साल हो 2 साल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जीत हमारी ही होती है. सब बच्चे हैं हमारे, सब के सब बच्चे हैं. अभी विल सी हिम ऑन द ट्रैक. हम वहाँ बात करते हैं, हम टायर से बात करेंगे आज. गाइज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं बचपन के बाद आज जाके गो कार्टिंग करने वाली हूँ, बट छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पैर नहीं पहुँच पा रहे हैं पेडल तक, तो प्लीज़ कैन समबडी हेल्प विद दैट. और मेरे नहीं पहुँच रहे तो आई एम श्योर सैंटा तेरे पैर पहुँच रहे हैं. प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो यार. मैं जीत के दिखा सकती हूँ, बट पैर पहुँचेंगे तब ना, उसके बिना क्या होगा मेरा. कौन से ओवरटेक की बात कर रहे हो आप? जो मैं साइड में रुका था, बाजू से आगे जाने दिया होगा ना? कैमरा ने सब पकड़ा है ना. यहाँ मैं रुका नहीं था, इधर बाजू में रुका था मैं. जो मैंने आपको 1 बार नहीं 2 बार ओवरटेक किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आप बच्चों को माफ कर देता हूँ मैं. आगे गाड़ी अच्छी थी. हाँ, इसलिए हमारी सांता को देखो, बच्चों की गाड़ी चला रही थी बेचारी, तब भी ओवरटेक कर दिया. मुझे लगा था कि अगर मैं नहीं रुका तो ये दोनों को लेके जाएगी अंदर, और इसकी गाड़ी पूरी ऐसे ऐसे हो गई है. हम लाइक ठीक है जा तू ही. नेक्स्ट हम मूड कर रहा है बॉलिंग करने का, खाना खाने का, खाना खाएंगे. मूड कर रहा है खाना खाने का, लंच टाइम. जैसे हमने हमारे शो में वाट लगाई है सबकी, क्या तुम इसमें सबकी वाट लगाने वाले हो? सबसे ज्यादा एनर्जी प्रियांक में है ना. स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग आल्सो ना. But I'm also strong. But the thing with me is I either come first in this game or I come last. There is no in between. खेलते टाइम सब कॉम्पिटिटिव. जैसे ही कॉम्पिटिशन शुरू होगा, वो एक्चुअल कॉम्पिटिशन शुरू होगा.
लुक एट माय स्कोर विदाउट प्लेइंग। तो मैं सीख रही हूँ ना आपकी छत्र छाया में। नहीं नहीं, ये कमाल खेल रही है, बस बाल आगे आ जाते हैं, अदरवाइज तो शील किल इट। मैं लीड पे चल रहा हूँ गाइस, इज्जत से बात करो मुझसे, इज्जत से नहीं, मुझसे बात मत करो तुम। मैं विनर चल रहा हूँ फिलहाल। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत पहले से खेलते आए हैं। स्ट्रैटेजी थी ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने की। He's just jealous. यार है वापस। मेन प्लेयर। लेट्स गो एलिशा, कम ऑन। एलिशा चश्मा सही है। शॉट है। ऐसे ही एक खिलाड़ी सीखता है, हार के किसी एक दिन आके जीतता है। तो यही हम भी कर रहे हैं यहाँ पे। विनर्स मुझे लगता है प्रियांक जीतने वाला है। कुंवर भाई के पास भी चांस है एंड कुंवर भाई ने मिस कर दिया अपना चांस। प्रियांक इज इन द लीड। उसने एक स्ट्राइक किया था बढ़िया वाला, तो वो सबसे आगे है अभी फिलहाल। अरे मैं क्या बोलूँ यार, हमारे टीचर है ना यहाँ पे, इन्होंने सिखाया है मुझे सब कुछ। और अभी आपको प्रदर्शन करके दिखाएंगे। अभी दिखाएंगे भी। हाँ देखिए, प्लीज दिखाइए। कभी कभी वैसे सैंटाना को देख के लगता है बॉल जब फेंक रही होती बॉल के साथ ना चली जाए, लेकिन ब्रदर और मेहनत करना है और जीतना है ना, जीतना है। चलो सबसे पीछे थी मैं। चलो सुमेध, किल्ड इट। ये तो कुछ लोगों की नजर रह गई, वरना हम फर्स्ट भी आ जाते। बताइए, हाउ डू यू फील सर? I feel nice about winning. Do you think you deserve this win? I don't know about deserving, but I'm just so used to winning. Did you feel the weight of the ball at all? क्योंकि आप इतना लिफ्ट करते हैं जिम में, तो आप ये तो आपके लिए मक्खन होगा, है ना? Talking about weights, चलो अपने काम पे लग जाओ। जलते हैं। ऐसा ही होता है, जो अकेला जो जीतता है ना, वो अकेला ही रहता है हमेशा। याद रखिएगा दोस्तों। और हम मिलते हैं आपसे। ABP न्यूज़ देखते रहिए, जानते रहिए दुनिया भर की न्यूज़ में क्या चल रहा है और हमारी जिंदगी में भी क्या चल रहा है और ये क्या कर रहे हैं कान्हा जी। ये कहेंगे हम कि है जुनून, देखते रहिए, प्यार करते रहिए, व्यूअरशिप बढ़ाते रहिए, नंबर 1 पे रखिए, क्योंकि सबने बहुत मेहनत करी है। तो थैंक यू फॉर योर लव। और है जुनून दोस्तों, है जुनून गाइस, है जुनून। ABP न्यूज आपको रखे आगे।